नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टास्क आधारित टेस्ट सीरीज की तीसरे प्रश्न पत्र पर, जिसमें हिंदी के प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहला प्रश्न है, जो संज्ञा शब्दों को मर्यादित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। विशेषण के द्वारा संज्ञाओं को मर्यादित किया जाता है। 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। बिल्कुल सही है, प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक कहा जाता है। यह भी सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं होती। अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना की जा सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक बनने के बाद सभी क्रियाएं सहकर्मक हो जाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सहकर्मक मानी जाती है, इसलिए यहां पर 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, संज्ञा शब्द इतिहास और उपेक्षा से बने विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। इतिहास के हम इक प्रत्यय लगा दें और उपेक्षा के इत प्रत्यय लगा दें तो इतिहास मतलब ऐतिहासिक शब्द बनता है, ऐतिहासिक घटना, तो विशेषण हो गया। उपेक्षित व्यक्ति, उपेक्षा के इत प्रत्यय लगा दिया तो 1 नंबर विकल्प यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? देखो, पुराण से बना क्या? पौराणिक। मानव से बना क्या? मानवीय। लखनऊ से बना क्या? लखनवी। तो यहां पर ये पुराण, मानव और लखनऊ ये तीनों ही क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। और पौराणिक, मानवीय और लखनवी ये तीनों ही विशेषण शब्द हैं। हालांकि आलस्य से आलसी शब्द बना, आलस्य, पिता से पितृ से पैतृक बन गया, लेकिन ये लिखित शब्द क्रिया से बना हुआ आ गया। ये भीतरी शब्द जो है वो अव्यय से बना हुआ आ गया, और ये बनावटी शब्द जो है वो क्रिया से बना हुआ आ गया। यहां पूछा गया संज्ञा से ही बने होने चाहिए, तो 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। देखो, कोई भी सर्वनाम शब्द यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की ओर संकेत कर रहा है या संज्ञा शब्द की ओर संकेत कर रहा है और सर्वनाम शब्द संकेतित वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वहां उसे सर्वनाम न मानकर सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। तो यहां पर आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं और वह शब्द तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो वह आदमी, यहां वह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। काला कुत्ता गुणवाचक विशेषण है। सीता अच्छी औरत है, ये गुणवाचक विशेषण है, वह आ रहा है। यहां पर वह शब्द जो है वो सर्वनाम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सर्वनाम शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? रूप से रूपवान, धर्म से धर्म धार्मिक, रोग से रोगी। तो रूप, धर्म और रोगी ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं, लेकिन बिकना क्रिया है और आऊ प्रत्यय लगने के बाद बिकाऊ शब्द बना, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए और विशेषण शब्द होना चाहिए। व्यवहार भाववाचक संज्ञा है और एक प्रत्यय लगाकर व्यावहारिक शब्द विशेषण बना दिया। नीति से नैतिक बना दिया। अध्यात्म से आध्यात्मिक बना दिया, लेकिन प्रथम से प्राथमिक बना है। प्रथम से प्राथमिक बना है और प्रथम शब्द भी विशेषण शब्द माना जाएगा, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर हम मानेंगे। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द है? ये हो गया। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण शब्द। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, संज्ञा शब्द के बाद आते हैं, गलत बात है। सर्वनाम के बाद आते हैं, गलत बात है। इनमें से कोई नहीं, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेतवाचक विशेषण भी सार्वनामिक विशेषण को ही कहा जाता है। उस गाय को चारा डालो, तो गाय की ओर संकेत कर रहे हैं, उससे पहले सर्वनाम शब्द आ गया।
वह लड़का सुंदर है, लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, वह शब्द तुरंत पहले आ गया। थोड़ा भोजन करो, यहां भोजन की मात्रा बताई जा रही है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। और घर शब्द की ओर संकेत करके वह शब्द लिख रहे हैं, यह भी संकेतवाचक हो जाएगा। तो 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? निश्चित परिमाण मतलब मात्रा को प्रकट करना है, और वो मात्रा भी कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। जैसे 1 एकड़ जमीन, तो जमीन का मापक है 1 एकड़, तो ये निश्चित परिमाण ही आएगा। कुछ आटा या थोड़ा सा आटा निश्चित परिमाण आ गया। कोई व्यक्ति आया है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस पंखे को साफ करो, ये भी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रम है, क्रमांक है, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण है? उसने मुझे बुलाया, यहां पर तो विशेषण ही सर्वनाम ही आ रहे। उस घर में मेरी सहेली रहती है, तो घर की ओर संकेत कर रहे हैं और उस शब्द आ गया। किसी को कुछ देना दे दो, यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो कल आया था वह मेरा भाई था, यहां संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या होगा? 2 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाण बोधक विशेषण आज मैंने 1 दर्जन केले खाए, तो 1 दर्जन तो काउंटेबल है, संख्या हो गई। 1 दर्जन का मतलब 12 केले खाए। अब वो 12 केले 1.25 किलो भी हो सकते हैं, छोटे छोटे हैं तो आधा किलो भी हो सकते हैं, 1.5 किलो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन काउंटिंग आएगी 12। उस पुस्तक को पढ़ो, यहां संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। मोहन 2 किलो दूध पी गया, 2 किलो यहां परिमाण है और निश्चित परिमाण है, यहां पर 5 केले, ये संख्यावाचक है, परिमाणवाचक पूछा है, सी विकल्प यहां उत्तर माना जाएगा। मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई थी, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो मेरी सर्वनाम है, आज ये अव्यय शब्द हो जाएगा। पुराने मित्र, पुराना मित्र, कैसा मित्र? पुराना मित्र, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? देखो, कोई भी अगर आपको गुणवाचक विशेषण का चयन करना हो तो वहां पर किसी भी संज्ञा शब्द से पहले कैसा, कैसी, कैसे शब्द लिख करके कोई भी प्रश्न तैयार कर लो, और जो प्रश्न बनता है उसका जो भी उत्तर आता है ना, वो उत्तर शब्द हमेशा गुणवाचक विशेषण माना जाता है। तो कैसा दुगना गलत है, बहुत पुराना, कैसा मित्र? पुराना मित्र, कैसा किला? पुराना किला। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है, लेकिन पुरुषवाचक तो सर्वनाम माना जाता है, इसलिए ए विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, लगभग 10 किलो चीनी खरीद लाना, वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो, किसी भी निश्चित संख्या या निश्चित परिमाण के बाद यदि लगभग शब्द लग जाता है तो लगभग का मतलब कम या ज्यादा या एग्जिट कितना भी हो सकता है, तो वहां किलो मात्रक है, नापतोल का, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं, और निश्चित संख्या में संख्या को प्रकट करने वाले शब्दों के आधार पर गणनावाचक क्रमवाचक 1 2 3 आता है, वो गणनावाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्रमवाचक में आएगा, तो क्रमवाचक विशेषण यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है सुलेख, आकर्षक, खर्च और पौरुष, तो यहां पर आकर्षक शब्द जो है वो केवल विशेषण शब्द है, यहां सुविशेषण है और लेख संज्ञा शब्द है, ठीक है, लेकिन आकर्षक शब्द यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? मिठास भाववाचक संज्ञा, नम्रता भाववाचक संज्ञा, शीतलता भाववाचक संज्ञा, लेकिन सच्चा शब्द कैसा मित्र? सच्चा मित्र। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। अब देखो, यहाँ करण शब्द लगा दिया ना, तो करण लगाने के बाद करना लिखना आवश्यक नहीं माना जाता है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धता यहाँ ए विकल्प में मानी जाएगी। द्विकर्मक क्रिया
किस वाक्य में है बच्चे सारी मिठाई खा गए, एक ही क्रम है। श्याम केले और अंगूर लाया, एक ही क्रम है। राम और श्याम एक ही करता है। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता रहा है। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो द्विकर्मक क्रिया कहां मानी जाती है? कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया से पहले क्या या किसे लिखकर हम प्रश्न करें और क्या और किसे दोनों का उत्तर प्राप्त होता है, तो वहां क्या माना जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। क्या पिला रहा है? दूध पिला रहा है। किसे पिला रहा है? कुत्ते को पिला रहा है। अगला देखें, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है तो वहां पहले समाप्त क्रिया को पूर्वकालिक कहा जाता है। संकेत के लिए अपन पहचान के लिए कर सकते हैं कि किसी भी वाक्य में अगर क्रिया शब्द के बाद कर जुड़ा हुआ है तो वो क्रिया पूर्वकालिक मानी जाती है। पत्र लिखता रहता है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी। पहले खेलेगी फिर पढ़ने बैठेगी, और ये देखो कर लगा हुआ है, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है तो दौड़ना क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया में आती है, इसलिए अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। तो देखो कर्म पर अगर क्रिया का फल पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन अकर्मक क्रियाओं का फल सदैव कर्ता पर पड़ता है, इसलिए अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है कि स्वयं कर्ता कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। गोविंद ने राम को जगवाया। रमेश मजदूर को पेड़ कटवाता है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। वह खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर कर्ता अपनी मर्जी से खाना खा रहा है, मर्जी से सो रहा है, लेकिन यहाँ पर गोविंद राम को प्रेरित कर रहा है, रमेश मजदूर को प्रेरित कर रहा है और प्रशांत अनिल को प्रेरित कर रहा है, इसलिए तीनों में प्रेरणार्थक है। डी विकल्प सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? अब कई बार ऐसे वाक्य नहीं आते हैं कि साहब कर्म देखें, कहाँ नहीं देखें, केवल क्रिया शब्द आ जाए तो उससे पहले क्या या किसे लिख लो। उत्तर आ रहा है तो क्रिया सकर्मक, उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया अकर्मक। हंसना, क्या हंसना, कोई उत्तर नहीं, इसलिए अकर्मक है। रोना, क्या रोना, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक है। लिखना, क्या लिखना, पुस्तक लिखना, पुस्तक लिखना, इसलिए लिखना क्रिया यहां सकर्मक क्रिया होगी। उठना, कोई उत्तर नहीं आ रहा। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? समाचार लिखा, छात्र को पुस्तक पढ़ाई, छात्र को पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई, पुस्तक, किसे, छात्र को। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? यहां कर्म आ गया पत्र, यहां कर्म आ गया गीत, बालक रो रहा है, यहां पर कर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा, अकर्मक होगी। छात्र पढ़ रहा है, यहां पर भी कर्म नहीं है। यह कंडीशन दूसरी। जब दो वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हो तो वहां काल्पनिक कर्म का प्रयोग किया जा सकता है। वो क्या और किसी से प्रश्न लिखना है। देखो क्रिया के अकर्मक सकर्मक के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं आपको। अकर्मक सकर्मक रूप विकल्प आधार पर ही अपन सही करेंगे। ऑप्शन में अगर 3 वाक्यों में कर्म दिया हुआ है और चौथे में कर्म नहीं है तो जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक कर देंगे, लेकिन यहाँ 2 में कर्म दे दिया, ये तो सकर्मक हो गई, लेकिन इन 2 में कर्म नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रिया से ठीक पहले वाक्य में, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां पर क्रिया से ठीक पहले क्या या किसे शब्द लिखकर प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न का अगर आप लोगों के मन में कोई भी उत्तर काल्पनिक आ जाता है तो क्रिया सकर्मक है, अगर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे बालक रो रहा है, क्या रो रहा है, इसका अपने पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन छात्र क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसलिए ये सकर्मक होगा और ये अकर्मक। अपने को सकर्मक क्रिया नहीं है पूछा है, तीनों में सकर्मक है, इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने क्रिया की परिभाषा देते हुए ये शब्द लिखा है कि विकारी शब्द का प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न,
कौन सा क्रम सही नहीं है? मुकेश खाना पकवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। यहाँ चोर क्या हो गया? किसे पकड़वाया? चोर को पकड़वाया, इसलिए सी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी, एक मिनट, पुलिस ने चोर को पकड़वाया अकर्मक नहीं है, सकर्मक है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो कौन सी क्रियाएं मानी जाती हैं? एक से ज्यादा धातुओं से, अलग अलग धातुओं से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है? पूजा ने पूजा कर ली है मतलब कार्य समाप्त हो गया, भूतकालिक हो गई। वह खाना खा रहा है, इसलिए वर्तमान काल में खा रहा है, यह वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। खा लिया होगा मतलब समाप्त कर दिया। जयपुर पहुंच चुके थे, ये भी भूतकाल है। तीनों में भूतकाल, इसमें वर्तमान काल। बच्चे सो गए हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चे सो गए हैं वर्तमान कालिक क्रिया नहीं है, भविष्यकालिक क्रिया नहीं है, लेकिन भूतकालिक क्रिया अवश्य है। किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? सचिन क्रिकेट खेलता है, एक कर्मक है। लता गीत गा रही है, एक कर्मक है। उसने मुझे गाना सुनाया, क्या सुनाया? गाना सुनाया। किसे सुनाया? मुझे सुनाया, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है? नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनने वाली ऐसी क्रियाएं जो किसी धातु से निर्मित न होकर संज्ञा शब्दों से निर्मित होती हैं, वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाने लगी, बोलने लगा, तो ये तो क्रिया है। बोल सकता है, ये भी क्रिया है, धातु से बने हुए, इसलिए बतियाने लगी वाला जो है वो विकल्प नाम धातु क्रिया माना जाएगा। आकाश, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में क्रिया है। चाहे आकाश में उड़े, चाहे पाताल में उड़े, चाहे कहीं उड़े, अधिकरण कारक है, ये कर्म कारक नहीं है, इसलिए क्रिया क्या मानी जाएगी? अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कुर्सी पर कौन बैठा है, बैठना क्रिया अकर्मक मानी जाती है, इसलिए क्या होगी? ये हो जाएगी मुझे पत्र लिखा। यहाँ तो दो दो कर्म दे रखे हैं, खाना खाया कर्म है, कहानी सुनाई कर्म है। जहां कर्म आ जाता है वहां क्रिया, सकर्मक नहीं आता है वो अकर्मक। हम कमरे में सोए हुए थे, वाक्य में क्रिया है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल सोना और बैठना क्रिया के साथ यदि हुआ था, हुई थी, हुए थे शब्द लिखे हों तो वहां अपूर्ण भूतकाल क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न देखें, मनोरमा बहुत बतियाती है, इस वाक्य में अभी बताया था आपको नाम धातु क्रिया होगी। अगला प्रश्न, मुकेश ने मेरी एक न सुनी, वाक्य में क्रिया है, सुनना क्रिया है, बिल्कुल सही बात है, सुनना क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है? किसको पढ़ाता है? पुस्तक। क्या पढ़ाता है? पुस्तक। किसको? श्याम को। क्या लिख रहा है? पत्र। किसको? गीता को। क्या दिया? धन दिया। किसको? भिखारी को। क्या सिखा रहा है? गिनती सिखा रहा है। किसको? बच्चों को। सब में आ गया सर क्या और किसी का उत्तर। अब क्या करें? जब किसी भी वाक्य में क्या और किसी दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हों तो वहां फिर क्रिया की तरफ जाएंगे। क्रिया अगर देना प्रयुक्त हो रही है, क्रिया अगर देना प्रयुक्त हो रही है, अगर वाक्य में दो दो कर्म लिखे हुए हैं, क्या और किसे दोनों के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, और वहां अगर देना क्रिया का प्रयोग है, देने में भी ऐसा नहीं है कि देना क्रिया आ गई तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, एक कर्म कर देंगे। देने में अगर दान या प्रसन्नता का भाव है तो वहां जिसे दिया जाता है वो संप्रदान कारक माना जाता है। तो यहां भिखारी को धन दे रहा है तो लाजमी है दान में देगा, इसलिए दान दिया जा रहा है, तो यहां भिखारी को क्या माना जाएगा? संप्रदान कारक माना जाएगा, संप्रदान कारक मानेंगे। और धन को कर्म कारक मानेंगे, इसलिए कर्म कारक एक ही आया, इसलिए ये एक कर्मक रहेगी, द्विकर्मक नहीं रहेगी। अगला है, किस विकल्प में अपूर्ण सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मानना, समझना, चुनना। मानना, समझना, चुनना क्रियाएं जब प्रयुक्त होती हैं तो वहां सदैव अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो यहां पर यह समझना क्रिया आई है, इसलिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया वाला विकल्प 3 नंबर रहेगा।
जिस क्रिया की रचना संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। अभी आपको बताया था धातु से न होकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया की रचना हो। माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवा रही है, वाक्य में प्रेरक कौन है? देखो, माता ने प्रेरणा दी किसको? नौकर को, तो माता प्रेरक हो गई। नौकर भी काम नहीं कर रहा, नौकर प्रेरणा दे रहा है किसको? बच्चे को, तो नौकर भी प्रेरक हो गया। तो माता और नौकर दोनों ही इस वाक्य में प्रेरक माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, बच्चे घूमने गए हैं, वाक्य में क्रिया का भेद है। संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न, यशोदा मोहन को सुलाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी क्योंकि मोहन मर्जी से नहीं सो रहा, यशोदा उसे प्रेरित कर रही है। उसने बहुत रोना रोया। देखो, जब कोई भी वाक्य होता है उसमें अगर क्रिया जिस धातु से बनी हुई होती है उसी धातु से बना हुआ शब्द एक और लिख दिया जाता है तो फिर उसे कर्म कारक मान लिया जाता है। तो ऐसे अगर अगला लिख कर दे दे अपने को रोना रोया, ऐसी क्रियाएं दोनों शब्द एक ही धातु से बने हुए हैं, ऐसी क्रियाओं को सजातीय क्रिया कहा जाता है और सजातीय क्रिया सदैव सकर्मक मानी जाती है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में अपूर्ण अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो होना, लगना और निकलना क्रिया जहां प्रयुक्त होती है वहां अकर्मक क्रिया होती है। और होना क्रिया कहां होती है? जब किसी वाक्य के अंत में है, हूं, था, थी, थे शब्दों से ठीक पहले कोई क्रिया शब्द न होकर कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्द होता है तो वहां क्रिया होना मानी जाती है। मैं एक अध्यापक हूं शब्द आ गया, इससे पहले संज्ञा शब्द है इसलिए ये होना क्रिया मानी जाएगी। पढ़ाता हूं क्रिया शब्द है, पढ़ रहा हूं क्रिया शब्द है, इसलिए यहां पर होना क्रिया केवल इसी में आई है। ए नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में विधेयवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखो, विशेषण और विशिष्य दो शब्द माने जाते हैं। जब किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशिष्य से पहले कर दिया जाता है तो उसे उद्देश्यवाचक विशेषण कहा जाता है और विशेषण का प्रयोग विशिष्य के बाद होता है तो उसे विधेयवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उसका शरीर बहुत मोटा है, तो शरीर की विशेषता बता रहा है कैसा है? मोटा है। तो विशेषण ये हो गया, विशेष्य ये हो गया, बाद में आ रहा है, विकल्प सही है। छोटे मकान विशेषण पहले आ गया, हरी सब्जी विशेषण पहले आ गया, कोमल शरीर विशेषण पहले आ गया। इन तीनों में उद्देश्यवाचक विशेषण, इसमें विधेयवाचक विशेषण। मुझे एक नया मकान खरीदना है, नया गुण का बोध करा रहा है, काल बोधक गुणवाचक विशेषण यहां माना जाएगा। शिक्षक ने छात्र से कहा 7वां पाठ पढ़ो, तो वही बात है, 1 2 3 गणनावाचक, पहला दूसरा तीसरा कौन सा? क्रमवाचक, दोनों तीनों चारों पांचों समुदायवाचक, पहला दूसरा सॉरी दुगना तिगुना चौगुना दोहरा तिहरा ये आवर्तीवाचक। तो यहाँ पर 7वां पढ़ा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां क्रम आ रहा है, क्रमवाचक मानेंगे। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे, रेखांकित शब्द में विशेषण है, सार्वनामिक नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ बच्चे, बच्चों की संख्या को प्रकट कर रहा है लेकिन संख्या अनिश्चित है इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा। किस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? मुझे कुछ रुपये, ये तो संख्यावाचक हो गया। मुझे कुछ धन, ये मात्रा का बोध करा रहा है इसलिए बी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। ये 5 और 5 संख्यावाचक में आ जाएगा। इसमें निश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चित परिमाणवाचक, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक। एक प्रश्न से आप 4-4 प्रश्न बना सकते हैं। ऐसे विकल्पों से आपके प्रश्न तैयार किए गए हैं तो बड़े गौर से इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यह अत्यंत ऊंची दीवार है, इस वाक्य में प्रविशेषण। देखो, विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण, लेकिन विशेषण की विशेषता जो बताए वो क्या है? प्रविशेषण। तो ऊंचा विशेषण है और इसकी विशेषता है अत्यंत, तो अत्यंत शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण होगा। किस वाक्य में समुदायवाचक विशेषण, दोनों तीनों चारों शब्द आ जाए तो समुदायवाचक, तुम चारों लड़के कल कहां गए थे, 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। आधुनिक व्याकरण रेखांकित पद में विशेषण है, गुणवाचक
कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। तो जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसके प्रत्यय लगाकर जयपुरी विशेषण बनाया गया। रजाइयों की प्रसिद्धि के कारण इसे क्या माना जाता है? जयपुरी रजाइयां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाएगा। विवेक यश से अधिक बुद्धिमान है। दो वस्तुओं में तुलना करके जब की जाती है तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है, तो यहां उत्तरावस्था विकल्प सही रहेगा। निम्न में से विशेषण शब्द है अमीरी, भाववाचक, गरीबों, जातिवाचक, खुद, सर्वनाम और अमीर शब्द। कैसा आदमी? अमीर आदमी। अमीर विशेषण माना जाएगा। अगला, यदि व्यक्ति ईमानदार हो तो उसका सर्वत्र सम्मान होता है। यहां पर व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, ईमानदार है, विशेषण गुणवाचक है, लेकिन विशेष्य के बाद आ रहा है तो विधेय बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। 4 नंबर विकल्प। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? लंबा, भला, सीधा। कैसा आदमी? लंबा आदमी। कैसा आदमी? भला आदमी। कैसा आदमी? सीधा आदमी। कैसा, कैसी, कैसे का जो उत्तर होगा वो हमेशा गुणवाचक विशेषण होगा, इसलिए सभी वाला विकल्प यहां सही उत्तर होगा। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? दुर्घटना में कई लोग अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कोई सज्जन आए हैं, तो यहां सज्जन की विशेषता कोई भी बता रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। किस वाक्य में गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3 का प्रयोग? कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो 50 गिनती में आते हैं, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां सही होगा। दूसरे में क्रम बोधक आ जाएगा, तीसरे में आवृत्ति बोधक आ जाएगा, चौथे में समुदाय बोधक आ जाएगा। मेरी पत्नी फटी साड़ी नहीं पहनती है, तो फटी क्या हो गया? विशेषण हो गया, और साड़ी की दशा का बोध करा रहा है, तो यहां दशा बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। उत्कृष्ट की मूलावस्था है। उत्कृष्ट शब्द मूल अवस्था में ही माना जाता है। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर और उत्कृष्टतम, यहां पर मूल अवस्था का प्रयोग होगा। किस क्रमांक में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? भूखा आदमी 1 दर्जन। 1 दर्जन में तो पूरे 12 होते हैं। सीता और गीता 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, यह भी निश्चित है। छात्रों ने सैकड़ों दुकानें जला दी, पता नहीं कितने सैकड़ों जलाई हैं, इसलिए अनिश्चित संख्या हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? कटुता भाववाचक संज्ञा है, शीतलता भाववाचक संज्ञा है, मिठास भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कैसा आदमी? झूठा आदमी। बी विकल्प यहां संयोजित होगा। किस विकल्प में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? देखो, शब्द कई प्रकार के होते हैं और शब्द की सही व्याकरणीय श्रेणी का पता उसका वाक्य प्रयोग करने पर ही चलता है। विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। स्थान एक संज्ञा सूचक शब्द है, इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द आया अच्छा, इसलिए क्या होगा? विशेषण होगा। यहां पर क्रिया के साथ आ रहा है, यहां पर क्रिया के साथ आ रहा है, और यहां पर विस्मय के रूप में आ रहा है, तो यहां क्रिया विशेषण माना जाएगा और यहां विस्मय अधिबोधक शब्द माना जाएगा। ए विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? भीतर एक अव्यय शब्द है, गुरुतर, विश्वस्त और विगत, तो यहां पर विशेषण शब्द नहीं है, पूछा है। भीतर शब्द हो गया। कौन से वर्षों में? विगत वर्षों में इतनी वर्षा नहीं हुई, तो वर्षों की विशेषता बता दी, विगत। ठीक है। विश्वस्त कैसा आदमी? विश्वस्त आदमी। गुरुतर, गुरु बड़े को कहते हैं, गुरुतर उत्तरावस्था का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए भीतर अव्यय शब्द हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? तो पुराना, भला और देसी, ये तो नहीं बने, लेकिन व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक हो जाएगा। कश्मीर व्यक्तिवाचक है, कश्मीरी शब्द यहाँ व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा से बना है। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे राय यही है कि आप प्रत्येक प्रश्न से विकल्प के आधार पर अन्य प्रश्नों की रचना और करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।